हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत है जीके विद शुभम में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और प्रस्तावना में ये बात हुई थी हमारी आपकी, हमने चर्चा की थी कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हुई, ये प्रस्ताव किसने पास किया, कब पास किया गया, किसने पेश किया था संविधान सभा के समक्ष में। तो कई सारी बातें हुई थी संविधान सभा के बारे में। वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगले सेशन की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है संविधान सभा से ही रिलेटेड है, और संविधान सभा में जो भी प्रस्ताव पेश किए गए थे उनसे धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, और उसके बाद में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के जो जितने भी वाद हुए हैं, जितने भी केसेस हुए हैं, उन केसेस की बात कर लेते हैं। क्या वाद हुए हैं, उन वाद में क्या क्या बोला गया है प्रस्तावना के लिए। तो जब भी प्रस्तावना की बात हम लोग करेंगे तब एक वाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और उसको बोलते हैं वेरुवाड़ी वाद। क्या था ये वेरुवाड़ी वाद? वेरुवाड़ी वाद आप लोगों को लग रहा होगा कि काहे का नाम है, ये क्या है, इस वाद का मतलब ही क्या होता है, हमको पता ही नहीं है। तो वाद का मतलब होता है केसेस। जो भी केसेस जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, तो उन केसेस की बात की जाती है। तो वेरुवाड़ी वाद क्या है? वेरुवाड़ी एक गांव है, इस गांव का नाम था वेरुवाड़ी। 1956 के लगभग आज़ादी के बाद में 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो बात हुई कि दो देश बनेंगे। 1947 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में लिखा हुआ था कि दो मुल्क बनेंगे, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बात हो रही थी, चल रही थी, तो साथ साथ में पाकिस्तान भी बना, भारत भी बना, अपने अपने देश के संविधान लोग बनाने लगे। तो पाकिस्तान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इस समय जो पाकिस्तान है, हमारे दिमाग में बस वही आता है कि हाँ, जो इस समय पश्चिमी पाकिस्तान जो बोलते हैं, पहले पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, आज के समय में केवल पाकिस्तान शब्द हम लोग जानते हैं। लेकिन पुराने समय में अभी 70-71 के टाइम में जो पूर्वी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बनाए गए थे। एक पश्चिमी पाकिस्तान था जो कि इस समय भी है, हर आदमी जानता है उसके बारे में। एक बना था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की जो ये सीमा रेखाएं का निर्धारण है, ये ब्रिटेन की सरकार के एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, सर रेडक्लिफ। तो उन्होंने निर्धारण किया था सीमा रेखा का। तो सीमा रेखा के निर्धारण के साथ साथ दो मुल्क बने, कहा जाए तीन मुल्क बने, लेकिन उसको दो मुल्क ही कहा जाएगा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो एक ही मुल्क थे। बाद में ऐसा हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया, वो अलग देश बन गया। तो उसकी बात किसी दिन चर्चा करेंगे उस पर भी। लेकिन आज बात करते हैं कि ये वेरुवाड़ी वाद है क्या, और ये प्रस्तावना में इसने क्या रोल प्ले किया है। तो शुरू करते हैं वेरुवाड़ी वाद। एक्चुअल में वेरुवाड़ी एक गांव था, जैसा कि मैंने आपको बताया। गांव पे विवाद इसलिए है क्योंकि गांव में जितनी भी जनसंख्या थी वो मुस्लिम जनसंख्या थी, और इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, जब भी मैं यहाँ पाकिस्तान की बात करूँगा वो मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं पूर्वी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और पूर्वी पाकिस्तान का नाम इस समय बांग्लादेश है। तो पूर्वी पाकिस्तान में चीज़ें बदली, और जब बंटवारे की बात आई तो कई सारे तरीके अपनाए गए, नए नए लोग तरीके बता रहे थे। लेकिन सर रेडक्लिफ जो ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने पुलिस थानों का चयन किया। पूरे नक्शे में जहाँ जहाँ पे भी पुलिस थाने उनको मिले, उन्होंने वैसे ही लाइन खींच दी, और ये एक बॉर्डर लाइन हो गई। ये बॉर्डर लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में अब कही जाती है। पहले एक इसके बीच में थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि उसका नाम भी, बांग्लादेश का नाम भी पूर्वी पाकिस्तान था। तो जितने भी पुलिस थाने थे उनको जोड़ते हुए एक लाइन खींच दी गई, और कहा जाता है उस समय का ये इतना घटिया डिसीजन माना जा रहा था कि इन दो लाइनों के बीच में, जैसे ये एक लाइन गई हुई है, एक रेखा गई हुई है जिसको सीमा रेखा बोलते हैं,
उनके बीच में किसी का अगर खेत पड़ रहा है या किसी का मकान पड़ रहा है, किसी का घर पड़ रहा है, तो वो लाइन बीचों बीच से निकल गई। अगर किसी का कमरा एक यहाँ पे है, एक सदस्य यहाँ है, एक सदस्य इस ओर है, तो एक बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान का हो गया और एक भारत का हो गया। कई सारी समस्याएं आई, कई साले वर्षों तक ये जो है समस्याएं चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका सुधार हुआ। ऐसा ही एक गांव था वेरुवाड़ी गांव। वेरुवाड़ी गांव में क्या हुआ कि मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र था, लेकिन हिस्से में ये भारत के आ गया। तो भारत के हिस्से में आ गया तो पाकिस्तान मांग कर रहा था कि हमारा गांव वापस हो जाए, लेकिन देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश था कि हम अपना ये गांव जो है इसको वापस नहीं कर सकते। वेरुवाड़ी वाद 1960 में ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में गया या ले जाया गया, इस पर चर्चा करेंगे अभी कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि ये मामला तो राष्ट्रपति के पास था, तो राष्ट्रपति से ये सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया इस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। विवाद की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी जैसे ही सर रेडक्लिफ ने ये रेखा खींची। इस रेखा के बाद में मात्र 21 से 25 दिन का टाइम लगा था, उन्होंने पाकिस्तान और भारत का बंटवारा कर दिया था। इससे पहले वो कभी इंडिया आए भी नहीं थे, तो उन्होंने केवल एक मेज पे रख के अपना नक्शा और बस पुलिस थानों को जोड़ दिया और वो बंटवारा हो गया, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता है। इसमें बहुत सारी आगे समस्याएं हुई। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहली जड़ कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहली बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन क्या बोल सकते हैं कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने जो भाग 1 बनाया था, संविधान का भाग 1, उसमें यह लिखा हुआ है, संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आर्टिकल्स अनुच्छेद की बात की गई है। उन अनुच्छेदों में ही ये लिखा हुआ है कि मतलब भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ है तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि इसमें संघ की बात जब कही जाती है तो संघ की बात 2 तरीकों से कही जा सकती है। एक जो देश होते हैं यूनियन और एक होते हैं फेडरल। तीसरा भी एक टर्म होता है जिसको परिसंघ बोलते हैं, परिसंघ, लेकिन उस पर चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे हम लोग। अभी हम लोग संघ की चर्चा करते हैं। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए थोड़ी देर के लिए रोक दिया है क्योंकि ये अगर आप बात समझ जाएंगे, संघ की बात समझ जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वेरुवाड़ीवाद हुआ क्या था। कुल मिला के वेरुवाड़ीवाद में केवल बस यही बात थी कि पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये गांव वह लेना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें जनसंख्या जो थी मुस्लिम बहुल थी। लेकिन हालांकि भारत भी ये चाह रहा था कि भारत की जो सरकार थी, जो जेल नेहरू थे, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये जो गांव है ये पाकिस्तान में चला जाए, क्योंकि ये गलती के तरीके से ये भारत में आ गया था और जनसंख्या मुस्लिम बहुल थी। तो समस्याएं शुरू हुई और उसके साथ साथ में जब नेहरू और नून वहां के प्रधानमंत्री थे, समझौता हुआ, तो समझौता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है और संघ का मतलब 2 होते हैं, एक तो होता है फेडरल, एक होता है यूनियन। और यूनियन, जो भी देश यूनियन होता है वह अपना राज्य क्षेत्र, अपना कोई भी राज्य, अपने राज्य का टुकड़ा, जो भी चीजें कहें, अपना राज्य का जो क्षेत्रफल होता है वो किसी दूसरे को देश को नहीं दे सकता। मतलब वो किसी भी तरीके से राज्य उसका अलग नहीं हो सकता। हमारे पूरे कानून में ही ये बात नहीं लिखी गई है कि हमारा देश का कोई हिस्सा या कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश में शामिल हो जाए। तो समस्याएं तो चल रही थी। धीरे धीरे चीजें और बढ़ी आगे। तब वेरुवाड़ीवाद जो है राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके, 143 का प्रयोग करके वह कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में यह पूछ सकता है कि क्या यह चीज़ जो संविधान में लिखी हुई है इसका मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, ये व्याख्या करवाता है। तो राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बताया वो यह था कि जो अनुच्छेद 3 है,
अनुच्छेद 3 है, उसमें यह लिखा हुआ है कि भारत चाहे मतलब अर्जित प्रदेश की बात कही गई है, भारत चाहे तो किसी दूसरे देश का जमीन या कोई क्षेत्र है उसको अर्जित प्रदेशों की लिस्ट में शामिल कर सकता है और उसको अपने देश में शामिल कर सकता है। भारत का मतलब यहाँ पे संसद है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकता है, किसी दूसरे के क्षेत्र को शामिल कर सकता है। लेकिन लोग अनुच्छेद 3 का मतलब कुछ और समझ रहे थे। यह समझ रहे थे कि अगर भारत दूसरे देश का हिस्सा कुछ ले सकता है तो वह अपना हिस्सा दे भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा नहीं है और हमारे देश में कहीं भी, हमारे पूरे संविधान में कहीं भी ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि अपने देश का हिस्सा हम किसी दूसरे देश को दें। फिर जाके बाद में धीरे धीरे और इस पर विवाद हुआ, तब जाकर 1960 में ये मामला सुलझा और इस मामले में ये कहा गया कि यह वेरुवाड़ी वाद इसको समाप्त करते हैं और यह गांव जो है पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर देते हैं, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या थी, देश में बहुत विवाद भी हुआ इसके पीछे, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सुधरी। तो सबसे पहला वाद वेरुवाड़ी वाद था और वेरुवाड़ी वाद में यह कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना भारत का संविधान का हिस्सा है ही नहीं। तो बड़ी समस्याएं हुई, लेकिन इसके बाद में ही, इसके 13 साल बाद लगभग एक और केस आया और वो केस ऐसा केस था जो हिंदुस्तान के लगभग सभी लोगों को पता है, पूरे संविधान का स्ट्रक्चर ही बदल गया। क्या था वो केस? सबको पता होगा। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा जी। 13 वर्ष बाद 1973 केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस या वाद 1973 में जजमेंट आया और इस जजमेंट ने पूरे संविधान का एक हिस्से को ही बदल दिया। इसको बोलते भी हैं, इस वाद को ही बोलते हैं लघु संविधान। लघु संविधान के नाम से यह वाद जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस संविधान के संशोधन में जब यह संशोधन हुआ या जब यह वाद आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी व्याख्या कर दी कि बहुत सारा पूरा संविधान को ही बदलना पड़ा। तो इस केशवानंद भारती केस में यह बताया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारत के संविधान का हिस्सा भी है और संसद चाहे तो उसमें परिवर्तन आसानी से कर भी सकती है। आसानी से मतलब अपना जो 368 के तहत संविधान संशोधन के नियम है उस नियम के अनुसार से संशोधन कर भी सकती है। और आपको पता भी है कि 3 शब्द जोड़े भी गए थे संविधान में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े भी गए थे अमेंडमेंट करके। तो 2 केस तो हमने देख लिए। पहला तो वेरुवाड़ी केस जो हुआ था, दूसरा केशवानंद भारती केस। इसके सन आप याद करते रहिएगा, 1960 में हुआ था ये, और दूसरा केशवानंद भारती केस ये कब हुआ था? ये 1973 में। एक बात मुझे और याद आ रहा है, SR बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। तो SR बॉम्बई वर्सेस भारत संघ का ये केस है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। तो SR बॉम्बई ये कौन थे? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे जिनकी सरकार जो है राज्यपाल ने गिरा दी थी। और SR बॉम्बई वर्सेस भारत संघ ये केस हुआ था 1994 के लगभग, मेरे हिसाब से इसका जजमेंट आया था 1994 में। और इसमें यह बताया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट वही है, सुप्रीम कोर्ट कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हर बार प्रस्तावना का मतलब अलग बताया गया। SR बॉम्बई वाले मामले में क्या बताया गया? SR मुंबई वाले मामले में यह बताया गया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह आधारभूत संरचना है। कौन? जो प्रस्तावना है। तो इसीलिए 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा जो है प्रश्न आ जाता है सवाल में, एक दफसी जो इतनी भी परीक्षाएं होती हैं यहाँ से लेकर, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो PCS प्री हो, चाहे IAS प्री हो, किसी भी चीज़ में ये केसेस के बारे में जिक्र खूब आता है, खूब अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से SR बॉम्बई वर्सेस भारत संघ भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसमें बताया गया था कि जो ये प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वह
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संसद बदलाव नहीं कर सकती, चेंज ही नहीं कर सकती उसको। तो तब से ये 1994 से ये बात कह दी गई और जब बदलाव किया गया था तो ये केशवानंद भारती केस के बाद में किया गया था। और वैरूवाड़ीवाद में तो ये बता दिया गया था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा ही नहीं है, इसको अलग रखा गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में एसआर बॉम्बे केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई, प्रस्तावना की जो व्याख्या थी उसको एक्सप्लेन किया गया और बहुत सारे केसेस प्रस्तावना के तौर पे अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो ये तो प्रस्तावना से जुड़े जितने भी केसेस थे उनकी बात हो गई। तो भारत के संविधान की जब भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना ही पढ़ते हैं, क्योंकि प्रस्तावना पढ़ने से हम लोगों को यह पता चल जाता है कि भारत देश का जो संविधान है इसमें हर चीज़ लिखी हुई है ना। एक जो शब्द लिखा हुआ है उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। जैसे समाजवाद शब्द लिखा हुआ है या पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़े का मतलब है कि हमारा संविधान किस रास्ते जाएगा, हमारे संविधान का मतलब हमारा देश किस रास्ते जाएगा, इसकी बात कही गई है। तो संविधान की प्रस्तावना की तो बात हो गई, उससे जुड़े केसेस की बात हो गई। और अब बात करते हैं, मुख्य मुद्दे पे आते हैं और वो मुद्दा है संविधान का भाग 1। संविधान के भाग 1 की बात की जाए तो संविधान में भाग तो 22 हैं। संविधान में जब भी कोई पूछे आपसे कि संविधान में कितने भाग हैं तो संविधान में 22 भाग हैं। और 22 भाग का मतलब आप इतना ओवरलोड मत लीजिए। मैं आपको बता दूं कि संविधान पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप समझ लीजिए कि हम कोई एकेडमिक बुक पढ़ रहे हैं। जैसे 12th क्लास की जो बुक होती है उसमें यूनिट 1, फिर यूनिट 1.1, फिर यूनिट 1.2 ऐसे ही पढ़ते हैं। वैसे ही जो भाग है इसको बस आप लेसन समझिए, चैप्टर्स हैं ये। और इसके अंदर हेडिंग्स टाइप की बनी हुई हैं जिनको अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। इंग्लिश में बोल देते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का ज़्यादा लोड मत लीजिए। आर्टिकल का मतलब बस इतना ही होता है कि लेख, संविधान में लेख लिखे हुए हैं। कैसे? जैसे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। क्या लिखा हुआ है? जैसे अनुच्छेद 1 की बात कर दें तो अनुच्छेद 1 में 3 पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद 1 में A, B, C। किसी किसी अनुच्छेद में केवल एक बात लिखी है, किसी किसी अनुच्छेद में 2 का 2, 2 का 3, फिर 4, फिर A, B ऐसे भी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन हम सरल तरीके से, सबसे सरल तरीके से इसको पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से। तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि संविधान में कितने भाग हैं तो हम लोग पूर्ण रूप से बता सकते हैं कि संविधान में 22 भाग हैं। अगर संविधान में पूछ लिया जाए कि आर्टिकल्स कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 395 है। भाग 22, अनुच्छेद 395। एक बात और आती है, अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूची, तो अनुसूची की बात करें तो अनुसूची इस समय 12 है। शुरुआत में जो संविधान था, प्रारंभिक संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो अनुसूचियों की भी किसी दिन बात करेंगे। धीरे धीरे हम ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज में धीरे धीरे टॉपिक्स आते रहेंगे। जैसे आज हम प्रस्तावना के जो वाद जुड़े थे उनकी बात की, प्लस भाग 1 की बात करेंगे। भाग 1 का मतलब हमारा ये है कि भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आते हैं। तो ये अनुच्छेद पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पढ़ेंगे और इसमें बात करेंगे कि क्या अनुच्छेद 1 में कहा गया है, क्या 2 में कहा गया है, तो इन पे बात करेंगे। तो एक्चुअल में आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, साथ साथ में वीडियो पॉज करके लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक मिल जाएगा, उससे आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और वो जितना भी ये हम यहाँ पे बताते हैं, जितनी भी चीज़ें हम क्लास में बोल रहे हैं वो सब उस PDF में लिखी हुई हैं। तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस PDF में मैं फ़ोटोज़ भी दे दिया करूँगा, जैसे किसी भी चीज़ की, जैसे मूल संविधान की जो प्रति है उसकी भी मैं फ़ोटो दे दूंगा। तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, आप उससे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कई चीज़ें हैं, उसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे चलते हैं। तो जैसे इससे पहले जो प्रस्तावना का वीडियो है हमने बनाया था, पहला वीडियो, उसका PDF भी इसी वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए
तो बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में बात करते हैं अनुच्छेद 1, और अनुच्छेद 1 में भी पॉइंट नंबर ए क्या कहा गया है? इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, यूनियन ऑफ स्टेट। संघ का मतलब मैंने बताया, संघ के मतलब दो तरीके से होते हैं। एक जो देश होते हैं यूनियन, एक होते हैं फेडरल। जैसे अमेरिका फेडरल है। फेडरल का मतलब यह है जो भी राज्य होते हैं वो देश से अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन का मतलब यह है कि एक बार जो देश में जुड़ गया हिस्सा वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। उसको देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य, कुछ भी हो जाए, वो देश से अलग नहीं हो सकते। तो यूनियन का मतलब, फेडरल का मतलब हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये भी बता रहे हैं, आज भी बता रहे हैं। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। दूसरी बात, मैंने परिसंघ की भी शायद बात बताई थी। परिसंघ का मतलब केंद्र और राज्य में से कोई एक चाहे तो वो अलग हो सकते हैं। फेडरल का मतलब केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से देश में बंटवारा हो सकता है। यूनियन में कुछ नहीं हो सकता, एक बार जो जुड़ गया वो कभी अलग नहीं होगा। तो और इसमें एक बात मैंने और बताई थी कि इंडिया अर्थात भारत, भारतीय संविधान में भारत के दो नाम हैं, एक तो इंडिया, दूसरा भारत। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि वो हिंदुओं के नाम पे है। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान नाम हिंदुओं पे नहीं पड़ा है, वो सिंधु नदी का नाम हिंदू नदी बोलने में हो गया था, ईरानियों ने कर दिया था, इसलिए ये हिंदू नदी हिंदुस्तान के नाम पे हिंदुस्तान पड़ गया। तो इस पे बात करते हैं ए पॉइंट पे, राज्यों का संघ। ए पॉइंट, कोई भी पूछे कि भारतीय अनुच्छेद 1 का क्या कहने का मतलब है, तो कोई चर्चा करे तो उस पर आप बता सकते हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरी बात, बी पॉइंट पे बात करते हैं। बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या बताया गया है? राज्यों का संघ है। राज्य क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात होती है राज्य होते क्या हैं। तो राज्यों की जब बात आए तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि राज्य वे हैं जो अनुसूची 1 में शामिल हैं। यह इसमें इशारा किया गया है। अगर आपको राज्यों के नाम जानने हैं तो आप अनुसूची 1 देख सकते हैं, इसमें एक ही इशारा किया गया है। तो हमको अगर राज्यों के नाम जानने हैं तो अनुसूची 1 को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का मतलब भारत में जितना भी क्षेत्र है उसको 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहला, जो प्रांत हैं, प्रांत मतलब प्रांतों को राज्य भी बोलते हैं। राज्य का संदर्भ 2 संदर्भ में है, मैंने आपको बताया भी है पहले, प्रांत। दूसरा क्या है? प्रांत के अलावा दूसरा संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं हम लोग, यूटीज। और तीसरे बात करते हैं तो अर्जित प्रदेश। मतलब अर्जित प्रदेश की बात मैंने बताई, जो दूसरा मतलब भारत का जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र के बाहर से कोई कब्जा किया हुआ देश या राज्य, उसका पार्ट, उसको अर्जित प्रदेश की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये अर्जित लिखा हुआ है, अर्जित प्रदेश। तो आर्टिकल 1 में 3 पॉइंट्स हैं, मैंने बताया उसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। इन बातों पे गौर करिएगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 आर्टिकल 3 की। तो इसको हटा दे रहे हैं, नोट करने की आपको आवश्यकता है नहीं, सभी चीज़ें आपको लिखी हुई PDF में मिल जाएंगी। आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसको निकाल सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है इसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 1 को हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। भारत के किसी बाह्य क्षेत्र, जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके अलावा जो विदेश है, दूसरे देश हैं, उसमें से अगर कोई देश या उसका कोई हिस्सा कोई भारत में शामिल होना चाहे तो भारत के बाह्य क्षेत्र की बात की है। भारत के
बाह्य क्षेत्र, भारत का बाह्य क्षेत्र, भारत के जो बाहर क्षेत्र है वो अगर भारत में शामिल होना चाहे तो वो शामिल हो सकता है, या संसद शामिल करना चाहे तो उसको शामिल कर सकती है। जैसे अभी एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, अभी नेपाल में जो अभी अमेंडमेंट हुआ था, नेपाल में संविधान संशोधन हुआ था और उसमें भारत का कुछ हिस्सा उन्होंने अपने में शामिल कर लिया था। हालांकि वो गलत तरीके से किया था, लेकिन इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे ही भारत का जो बाह्य क्षेत्र है उस पर भारत की संसद क्षेत्र अपना कर सकती है। कैसे? संसद को पूर्व अनुमति लेनी होगी। संसद किससे पूर्व अनुमति लेगी? अनुमति राष्ट्रपति जी से। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति मना कर देगा, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होता है। बस एक चीज बताई गई है इसमें कि राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति अनुमति का मतलब एक जानकारी देना होता है, उनको जानकारी देकर और साधारण बहुमत जो होता है उससे पास कर सकते हैं। और आर्टिकल 2 के तहत किसी भी राज्य को, मतलब भारत के बाहर जो राज्य है उसको भारत में शामिल कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 2 की बात कही गई है। सेम टू सेम अनुच्छेद 3 में कुछ कहा गया है, उसकी बात देखते हैं। तो अनुच्छेद 3 में भी बात कही गई है। क्या बात कही गई है अनुच्छेद 3 में? अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि भारत के आंतरिक क्षेत्र जो है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनका राज्य क्षेत्र बदलना, उनकी सीमा, उनका नाम बदलना, ये सब काम संसद का है। यह काम किसी राज्य का नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना हो या इसकी सीमा में कुछ बदलाव करना हो या राज्य क्षेत्र में बदलाव करना हो तो इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार, जो राज्य सरकार है, वो कुछ नहीं कर सकती। इसमें काम होता है केंद्र सरकार का। जो संसद होती है वह इसका नाम बदल सकती है। तो संसद चाहे तो इसमें भी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। पूर्व अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी? जी बिल्कुल सही, राष्ट्रपति जी की। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से साधारण बहुमत से, बहुत साधारण बहुमत से अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमा बदल सकते हैं और जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं अपने आंतरिक क्षेत्र में। तो ये तो बात की गई अनुच्छेद 3 की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है? देखो, भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। तो हम भाग 1 के 3 अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। अब हम चौथे अनुच्छेद की बात करेंगे। तो चौथे अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद संख्या 4 में बताया गया है कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं, यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं और किसी भी संविधान संशोधन करते हैं कोई भी विषय में, मतलब जो विषय इन्हीं के हिसाब से 2 और 3 का प्रयोग करके हम संविधान संशोधन करते हैं, तो वो संविधान संशोधन की गिनती नहीं की जाएगी। ऐसे नहीं कर सकते कि ये 100वां संविधान संशोधन या 101वां या 102वां, जैसे संविधान संशोधन होते रहते हैं उनको कभी भी काउंट नहीं करते हैं अगर वो राज्यों के संदर्भ में है। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया है, तो उसमें संविधान संशोधन काउंट नहीं करेंगे। संविधान संशोधन तभी काउंट करेंगे जब वो धारा आर्टिकल 368 के तहत होगा। और 368 हम आप बात करेंगे, किसी दिन चर्चा करेंगे धारा 368 की भी, कि कैसे संविधान संशोधन होते हैं। तो अभी बस इतना समझ लेते हैं कि जब भी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 का प्रयोग करके संशोधन करेंगे तब संविधान संशोधन काउंट नहीं करेंगे, और संविधान संशोधन तभी काउंट करेंगे जब हम 368 का प्रयोग करके संविधान संशोधन करेंगे। जैसे एक मुझे बात याद आ रही है, सिक्किम के संदर्भ में। सिक्किम 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना था। इससे पहले 1974 में सिक्किम मेरे हिसाब से 34वां संविधान संशोधन था, और 34वें संविधान संशोधन में सिक्किम भारत का सह राज्य बना था। याद रखिएगा, क्या बना था? सह राज्य। और 35वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो 1975 में यह कौन सा बना था? पूर्ण राज्य बना था। तो ये दोनों अनुच्छेद 368 के तहत हुए थे, इसलिए इसमें 35वां और 34वें की बात कह दी गई है। जब भी कोई राज्य का गठन होगा, नए राज्य का गठन होगा, या उसमें जैसे राज्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा या सीमा का नाम या नाम बदलना होगा,
तो क्या होगा, 368 के तहत नहीं, ये 2 और 3 का प्रयोग करके नॉर्मल बहुमत जिसकी भी सरकार है वो कर सकती है और संसद इसको पास कर सकती है। तो ये तो बात हो गई संविधान के भाग 1 की, और जो कि खासा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, और अगली भी चर्चा करेंगे। अगला वीडियो जल्द ही आएगा और उसमें चर्चा करेंगे भाग 2 जो कि नागरिकता है, और कोशिश करेंगे कि मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं हमारे उनकी भी शुरुआत करें, भाग 3 की बात करें, और धीरे धीरे ये सीरीज चलती रहेगी और बहुत जल्द आपका संविधान पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, एक अच्छी पकड़ आपके संविधान पे बन जाएगी। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी नोट्स आपको ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लास में आपको बस क्लास देखनी है, उसके बाद में नोट्स ले लेने हैं PDF के तरीके से, और उसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, तो बाद में भी आपके काम आ जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। थैंक यू।